साहब से बात करने का सौभाग्य हम नागपुर वालों को बहुत है। और साहब से इनफॉर्मल बात करने में जो मजा है वो ये फॉर्मेलिटी में नहीं है। कौस्तुभ, शैलेश हम सब जानते हैं। मैं 1 मिनट की ये कर लेता हूं। मंच पर इस सभागृह में मौजूद नवभारत के एडिटर इन चीफ श्री निमिष बाबू माहेश्वरी जी, डायरेक्टर वैभव जी माहेश्वरी, हमारे बाकी उद्योगपति मित्र, नवभारत के शुभचिंतक, बजाज फैमिली के मुखिया, और फीमेल हेल्थ को जो यूनाइटेड नेशंस के मंच पे सर जो जिसके प्रति जागरूकता फैला रही है वो हमारी भूमि पेडनेकर जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साहब, आपका मन से स्वागत। नवभारत परिवार के सदस्य हैं आप, मुखिया हैं, और आपका मार्गदर्शन, आपका सब कुछ हम लोगों को मिलता रहा है। सबसे पहले सीधा प्रश्न आप लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र में जब पहली बार साहब मंत्री बने और जब साहब पहली बार मंत्री बने, देखिए प्रश्न में थोड़ा चटकारापन रहेगा तो वो अच्छा लगता है। साहब को पहले तो मंत्री बना दिए तो ऐसी मिनिस्ट्री दे दी जिसका बजट शायद 2 करोड़ रुपए था और वो भी सैंक्शन नहीं था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री। साहब, आज कुछ पुराने में जाएंगे अपन। तो आपने मनोहर जोशी जी को क्या बताया था और ये कैसे हुआ? जिस मंत्रालय को बजट नहीं था तो एमएसआरडीसी पैदा हुआ, पीपीपी पैदा किया आपने, और वो कहां था? और ये 90,000 किलोमीटर का हाईवे, इसीलिए मैंने आप लोगों से तालियां बजाया था कि 55 फ्लाईओवर मुंबई के बिना बजट से शुरू किए और 90,000 किलोमीटर का हाईवे बनाने के बाद भी गलती से राहुल गांधी जी भी चले जाए उनके पास, हाँ, कितने की सड़क चाहिए बोलो? इतना पैसा सरप्लस साहब के पास है। साहब, कैसा चमत्कार है। सबसे पहले मैं नवभारत को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाकर मेरे विचार रखने का मौका दिया। संजय जी मेरे अनेक सालों के पुराने मित्र हैं और पत्रकार से ज़्यादा मेरे मित्र होने के नाते उनका मेरे ऊपर अधिकार भी है, पर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की। और सब तारीफ अगर सही है ऐसा मैं कहूँगा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और झूठी है ऐसा कहूँगा तो उनके ऊपर अन्याय होगा। ये मेरे मन में समस्या है, पर मैं, उन्होंने कहा, उतना बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे देखा है। कोई भी चीज़ जो होती है, जब तुम्हारे पास समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन मिलता है। मैं जब मंत्री बना तो मेरा बजट करीब 2300 करोड़ रुपए का था, और उस समय मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात कर रहा था। और वो पूरे महाराष्ट्र के बजट में करूं तो मैं मुंबई के फ्लाईओवर बनाने के लिए मुझे 25 से 30 साल लगते हैं। और इसलिए लोग आते थे, मांग करते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे काम करना। तो उस समय मैं रॉकी हिल करके, मलबार हिल पर, जहाँ हाईकोर्ट जजेस ही रहते, तो सब मंत्रियों ने बंगले ले लिए, मुझे कुछ मिला नहीं। तो आखिरी में जो बैलेंस बंगल फ्लैट था रॉकी हिल का, वो मुझे मिला। मैं वहाँ रहने के लिए चला गया। तो फ्लैट में पीडब्ल्यूडी के तरफ से फ्रीज, टीवी, सब फर्नीचर वगैरह मिलता है। तो मैंने वहाँ के पीडब्ल्यूडी के हमारे इंजीनियर को पूछा कि मेरे को नया टीवी चाहिए, फ्रीज नया चाहिए, फर्नीचर ठीक कर दो, ये पुराना हो गया। तो उन्होंने कहा, साहब आप हर समय नियम की बात करते हो, मैं केवल आपको बता देता हूँ कि टीवी पीडब्ल्यूडी के तरफ से नहीं मिल सकता, नियम में नहीं बैठता, और फ्रीज में नहीं बैठता। तो फिर मैंने उसको पूछा कि इतने हाईकोर्ट जजेस रहते, इनके घर में टीवी और फ्रीज तो तुमने लगा के दिया है, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा, वो फर्नीचर के नाम पर हमने लगाया है। तब मैंने कहा, ठीक है, फिर ऐसा मत करो। तो मैं मलबार हिल पर एक टीवी के दुकान में गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 की।
और जब मैंने टीवी वाले को पूछा, और टीवी का बीपीएल कंपनी की शोरूम थी, और टीवी मैंने सिलेक्ट किया, तो फिर मैंने उससे पूछा कि टीवी मुझे इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। तो उसने मेरा नाम पता पूछा, उसको मालूम नहीं था मैं मंत्री हूँ करके। और जब मैंने बताया कि मैं मंत्री हूँ, मलबार हिल पे रहता हूँ, तो उसने तुरंत कहा कि साहब ये पीस अच्छा नहीं है, नया पीस आने के बाद मैं आपके पास भेजता हूँ। उसने मुझे इंस्टॉलमेंट वगैरह समझा दिया, पर वो नया पीस कभी आया नहीं, और टीवी मेरे घर पर नहीं आया, क्योंकि उस समय क्रेडिट कार्ड और टीवी ये वकील और नेताओं को इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिलते थे, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था। तो पत्रकार तो एक बार कामत साहब आईसीआईसीआई बैंक के मुझे एक बार हवाई जहाज में मिले, और उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत प्रशंसक हूं और आपको बहुत चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने कहा फायदा क्या है सर इसका, आपके बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड देने के लिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि नेता और एडवोकेट इनको नहीं देना। तो मैंने मजाक में उनको कहा था, पर बाद में मेरे मन में विचार आया कि ये टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है तो टनल, ब्रिजेस और रोड क्यों नहीं मिल सकता। और इसी भाव से मैंने मुंबई से नासिक रोड पर ठाणे भिवंडी बाईपास, ये पहला रोड बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर पर उसका प्रोजेक्ट तैयार किया, उसकी पॉलिसी तैयार हुई। उस समय आप में से कुछ लोगों को याद होगा, हमारे दो सेक्रेटरी बहुत अच्छे थे, तांबे और मिस्टर देशपांडे, बहुत स्ट्रिक्ट। देशपांडे बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। तो उनको मैंने पॉलिसी बनाने के लिए कहा कि हम बीओटी में बनाएंगे। तो बीओटी में बनाएंगे, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई। तो मैं बोलने में ऐसा ही था, तो मैंने उनको कहा, देशपांडे जी हमें लड़की की शादी करनी है, और शादी करने के लिए आपने कंडीशन डाल दी कि 300 एकड़ जमीन होनी चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतनी खेती होनी चाहिए। ये तो सब छोड़ो, रिक्शा वाला भी तैयार नहीं है शादी करने के लिए, और तुम कंडीशन बढ़ाते हुए जा रहे हो, कोई आता ही नहीं टेंडर भरने के लिए, तो इससे कैसे होगा। फिर मैंने बैठकर वो पॉलिसी को बहुत लिबरलाइज किया। फिर उन्होंने स्कूटर वाले पे टोल लगाया, ऑटो रिक्शा वाले पे टोल लगाया, जो पैसा वसूल करने के लिए। तो मैंने उनको कहा आप ये क्यों कर रहे हो। बोले क्यों। बोला कोई भी आंदोलन कार वाला नहीं करता, आंदोलन स्कूटर वाला, साइकिल वाला और ऑटो रिक्शा वाला करता है, और कार वाला कहता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री, ऐसा बोलता है पर टोल दे देगा, पर ये तो रास्ते पे झंडा लेके मुर्दाबाद करेंगे, तो इनसे क्यों पाला दे रहे हो। तो उनको निकाल दिया, ट्रक, बसेस और कार यही रखा। और ये पहला प्रोजेक्ट होने के बाद फिर मुझे विश्वास आया कि ये 55 फ्लाईओवर मुंबई पुणे हाईवे ये हम कर सकते हैं। और फिर हमने MSRDC, जिसने भी ये पूरे काम किए, उनकी स्थापना मैंने की, और 5 करोड़ मेरे पास थे, और मैं कैपिटल मार्केट में गया। आज तो हमें कैपिटल मार्केट में बरसात आती है पैसों की। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जब भी जाता हूं तो 7 दिन का टाइम होता है, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, हमारा TOT, इनवीट, इतना पैसा आता है। उस समय वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पर उस MSRDC के बॉन्ड इशू जब हमने निकाले तो उसको 500 करोड़ के अगेंस्ट 1250 करोड़ मिले। मैं 96 की बात कर रहा हूं, और ये ओवर सब्सक्राइब हुए। तो रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी बोलने में बहुत स्पष्ट थे, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। मैं धीरूभाई वाला किस्सा पूछने वाला हूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा तुम तो हमसे होशियार बन गए, क्योंकि सब मार्केट से पैसा खड़ा किया गया, और मुंबई के फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उसी में बने, और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का भी काम शुरू हुआ। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो पैसे भी वापस हो गए, और उसके बाद में अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को मोनेटाइज करके 8000 करोड़ कमाए। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसकी टेंडर निकाला था तो रिलायंस कंपनी का 3600 करोड़ का टेंडर था, और फ्लाईओवर की कीमत 1800 करोड़ थी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने
फिर वो धीरूभाई अंबानी जी का टेंडर रिजेक्ट किया, काफी विवाद हुआ था। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे केवल 1600 करोड़ में पूरा हुआ, यानी 2000 करोड़ बचे, यानी आज के 20,000 करोड़ रुपए बचे। और जो फ्लाईओवर्स थे वो 1800 करोड़ के 900 करोड़ में हुए। वो 900 करोड़ यानी आज के कम से कम 8 से 9,000 करोड़ बचे। और आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढा नहीं है, 27 साल हो गए। तो ये, हाँ, क्योंकि कंक्रीट का रोड बना है। तो ये इसी अनुभव से फिर मैं आगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बुलाया, तब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैयार की, नेशनल हाईवे की पॉलिसी तैयार की, और बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर मैं मंत्री बना। अब मेरे पास 15 लाख करोड़ रुपए मैं मॉनिटाइज कर सकता हूँ, इतने प्रोजेक्ट मेरे पास पड़े हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अब बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, टनल्स बना रहा हूँ। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल कारगिल के नीचे जोजिला टनल अभी लगभग ब्रेक थ्रू हो गया। बहुत हाईवे बनाए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, और अभी इतने हाईवे बन रहे हैं कि उसकी कोई कमी नहीं है, उतना गिनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई आप सब उसका अनुभव करते हो। ये अनुभव ने मुझे बहुत सिखाया, और उसका फायदा निश्चित रूप से ये काम करने के लिए मुझे हुआ। मैं आप लोगों को बताऊं कि साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में कुछ चीजें बोली, तो ये मैं भले मंच पर अभी साहब सामने हैं, आप सब उसको फील करते हैं। साहब सिर्फ बोल के बताना पड़ता है कि कौन व्यक्ति कितना काम करता है। जब मैंने एक वर्ड यूज किया साहब के लिए, महर्षि, तो मैंने सहज नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं, या हम नागपुर वाले जानते हैं, जिन्होंने साहब को एज अ लोकल एमएलसी या उसके बाद मंत्री के रूप में या पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में और अब हाईवे मैन के रूप में, या दुनिया में जब, जैसा कि माहेश्वरी जी ने बताया कि साहब अक्सर बताते हैं कि दुबई में जब साहब जाते हैं, इधर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वैसे साहब उन सबका ना अभी इकोनॉमी बिगाड़ने पर लगे हुए हैं साहब, वो जितने भी शेख लोग हैं उनका। लेकिन अब जो पहचान साहब ने दी है, साहब एक मंत्री, एक नेता, एक व्यक्ति से आगे बढ़कर ऐसे कम लोग होते हैं, एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में साहब काम करते हैं। ये सोशल साइंटिस्ट अपने मंत्रालय, अपने विभाग, अपने लोग, अपने अधिकारी तक नहीं सोचता। साहब बताएंगे नहीं, और मेरे को बताना जरूरी लगता है। जो देशपांडे जी और जिस आंबे जी के बारे में साहब ने बताया, साहब आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जिस समय साहब पीडब्ल्यूडी ऑफिसर में आए, उस समय पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आते ही नहीं थे महाराष्ट्र के मंत्रालय में। साहब ने सुबह 4 बजे रिव्यू लेना चालू किया। सवेरे 4 बजे लैंडलाइन से फोन करते थे, संजय तिवारी कुठे आहात, और संजय तिवारी को झक मार के फोन पे रहना पड़ता था की साहेब मी औरंगाबाद डिव्हिजनला आहे, बरं हे झाला नाही का, नाही झाला, उद्या या मंत्रालयातून फेकून देईल, 6ठे फ्लोर से फेंक दूंगा, ये साहब बोलते थे। तब जाके वो डिपार्टमेंट ठीक हुआ। फिर वो किस्सा जो मैंने बोला था साहब को कि धीरूभाई अंबानी वाला किस्सा साहब ने पासिंग रेफरेंस में बना दिया। साहब को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जब टेंडर उन्होंने, धीरूभाई अंबानी वाला यानी रिलायंस वाला टेंडर जब उन्होंने रिजेक्ट किया, और बात जब मातोश्री में पहुंची थी साहब तब धीरूभाई ने ये चैलेंज किया था बाड़ा साहब के सामने कि साहब ये इस जन्म में नहीं बनता पुल, और बन जाए तो मैं इस आदमी को मान जाऊंगा। साहब वो एक लाइन बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप में से बहुत से लोग मुंबई में रहते होंगे, तो शायद मुंबई पता होगी। मुंबई में एक सायन करके स्क्वायर है, तब कोई आजू बाजू के रोड नहीं बने थे, सायन एक ही ब्रिज था, 1 सेकंड में 10 व्हीकल आते थे, पूरा ट्रैफिक जाम, पूरा पोल्यूशन का हाईएस्ट सेंटर। यानी सायन में इतना पोल्यूशन रहता था, और वहां मैंने ब्रिज बनाने का निर्णय किया, तो बहुत से लोग यह संभव ही नहीं काम करना, तो वो ब्रिज बन गया। आज आपने देखा ही है। तो जब वो ब्रिज बनता था तो दिन भर में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता था। तो मैं रात को 1 बजे विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन अपने गाड़ी में बैठकर चुपचाप वो ब्रिज पर जाता था, क्योंकि सुबह जा ही नहीं सकता था, ऐसी स्थिति थी। तो मुंबई के ट्रैफिक प्रॉब्लम थे, इसलिए रात को मुझे इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर निकला, तो
3 टेंडर आए और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने वो टेंडर जीता। उनको 3600 करोड़ रुपए उन्होंने कोट किए थे और मेरा अनुमान था कि 1800 से 2000 करोड़ तक ये होना चाहिए। तो बाद में मैंने उनको कहा कि आप अगर ये प्राइस में तैयार है, वो 50% प्राइस हुई, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो मैंने टेंडर रिजेक्ट करने का निर्णय किया। उस समय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन और सभी के संबंध धीरूभाई से बहुत अच्छे थे। तो मैंने फिर वो टेंडर रिजेक्ट हुआ, काफी उसके लिए कंट्रोवर्सी हुई। अखबार ने लिखा जब लोएस्ट है तो क्यों रिजेक्ट करते हो। बाद में रिजेक्ट हुआ तो एक दिन प्रमोद महाजन जी ने मुझे कहा कि भाई उन्हें हमारे संबंध बिगाड़ दिए, अब तुम धीरूभाई को जाके समझाओ एक बार। तो अनिल और मुकेश उस समय यंग थे और मैं भी उसी उम्र का था। वो मेकर चैम्बर में मैं चैनी करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के उस समय प्रेसिडेंट थे, वो उनको लेकर मैं वहाँ मिलने के लिए गया। तो धीरूभाई ने मुझे तरफ देखकर, एक हम टेबल पर बैठे, अनिल, मुकेश, मैं, धीरूभाई और चैनी साहब थे। तो धीरूभाई ने मुझे कहा कैसे संभव होगा तुमको रोड बनाना, हमने बड़े सोच समझ के डाला, आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं दावा करता हूं ये रोड कभी नहीं बनेगा। तो मैं भी चुपचाप बैठा क्योंकि मैं उनको समझाने के लिए गया था। फिर वो बोलते बोलते बोले तुम्हारी औकात ही नहीं है रोड बनाने की सरकार की, ये नहीं बनेगा। तो मेरा भी थोड़ा संयम ढल गया। मैंने कहा धीरूभाई अगर मैं ये रोड नहीं बनाऊंगा, आप शर्त लगा रहा हूं आपसे, तो मैं ये जो मुच्छी रखी है मैं काट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। पर अगर रोड मैंने बनाएगा तो आप क्या करोगे। तो हंसते हुए बोले अरे वो छोड़ दो, जब बनेगा तब बताना। बोले मैं खाना वगैरह खाया। मैं उस दिन कोई उनका मैंने समाधान करने के बजाय उल्टा और उनको भड़काने का काम मैं किया था। मैं भी वापस आया, गया काम के लिए, उल्टा हो गया। बाद में मैंने काम शुरू किया, 9 पैकेजेस में काम शुरू हुआ, टनल बनना शुरू हुआ। तो धीरूभाई के नाम से उधर उनका मुंबई पुणे हाईवे पर उनकी पाताल, उधर इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, फैक्ट्री भी है और माँ के नाम से हॉस्पिटल था। तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर से देखा पूरा, तब उनको एहसास हुआ रोड तो बन रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वही 1 बजे के समय पर भोजन के लिए मेकर चैम्बर में मैं गया और उन्होंने कहा कि मैंने रोड देखा, तुम जीत गए, मैं हार गया हूं, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो बोला आप एक ही चीज कर सकते हो। बोले क्या। बोला जैसा अनिल और मुकेश है वैसा मैं हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद तो दूंगा पर और बताओ मैं क्या करूं। तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद काफी है। फिर उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए एक काम करो कि मेरी माँ के नाम से पातालगंगा में उधर मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर एक हॉस्पिटल है, उसका इनॉग्रेशन मुझे आपके हाथ से करना है, तो तुम जरूर आओ। मतलब मैं आऊँगा। तो मैंने कहा कब आना है। बोले दशहरे के दिन। धीरूभाई मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ, दशहरे के दिन आरएसएस का कार्यक्रम होता है। मैं जब से समझने लगा तब से वो कार्यक्रम में सुबह में जाता हूँ तो मुझे मुश्किल होगा। बोले आप चिंता मत करो। अब कार्यक्रम कब खत्म होता है। बस 9:30 10 बजे। बोले 10 बजे मेरा हवाई जहाज नागपुर एयरपोर्ट पर रहेगा, तुम उड़कर पुणे आओ, हेलीकॉप्टर से वहाँ आओ, कार्यक्रम करो उद्घाटन का, खाना खाओ मेरे साथ, फिर पुणे जाओ और मैं 4:30 बजे के पहले आपको घर पहुँचा दूंगा। मैं गया, वो कार्यक्रम भी हुआ और उनको बहुत खुशी हुई। पर उन्होंने मुझे उस समय एक बात कही कि नितिन अब मैं मेरे जीवन के मैंडेटरी ओवर खेल रहा हूँ। उनका शब्द था मैंडेटरी ओवर। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का हूँ और जिंदगी में मैंने इतनी इज्जत और इतना पैसा कमाया कि अभी 1 बज रहा है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे 5,000 करोड़ चाहिए और डिक्लेयर कर दूं तो मुझे 5 बजे तक पैसे मिल जाएंगे, इतना लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। पर अब मुझे मेरी चिंता नहीं, मेरे बेटों की चिंता नहीं है, मुझे चिंता मेरी देश की है। और तुम ये जो कुछ काम कर रहे हो ऐसा ही करते रहो, तुम्हारे जैसे 4-5 लोग देश को मिलेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। पर उसके बाद एक अच्छी बड़ी घटना हुई।
फिर हमारी सरकार बदल गई और क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आए थे। तब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और शायद छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे और मैं और नारायण राणे लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हमारा रोल बदल गया। तो ये जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसमें क्लिंटन और धीरूभाई अंबानी को उन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। हम सामने बैठे थे और जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तो धीरूभाई, मैं सामने था, बोले नितिन इधर आओ। तो तुरंत सिक्योरिटी भी थी क्लिंटन के कारण, तो वो मुझे हाथ पकड़ के लेके गए और एक रूम में क्लिंटन और वो दोनों थे। तो धीरूभाई ने उनसे बात कर रहे थे कि मैं जिस गांव से आता हूं पाकिस्तान के, वो नवाब शरीफ मेरा मित्र है, उसी गांव से मैं हूं। और पाकिस्तान की सरकार अभी उस समय की जो मिलिट्री रूल था उसकी जान ले लेगी। आप कुछ भी करो, मेरे मित्र को बचाओ और उसको कैसा भी करके पाकिस्तान के बाहर जाने में मदद करो। उतने में फिर उनने मुझे बताया और मेरा परिचय करके दिया। और आप जो सांता क्रूज एयरपोर्ट से आए, ये सब फ्लाईओवर, ये वर्ली बांद्रा, ये सब नितिन ने बनाया। ऐसा करके उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ की और ये सब जानकारी उन्होंने उनको बताई और क्लिंटन साहब भी बहुत खुश हुए। तब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और बाद में ये घटना खत्म हुई कि बाद में अनिल अंबानी ने मुझे बताया कि रात को 1 बजे पाकिस्तान से क्लिंटन साहब का फ़ोन धीरूभाई को आया था और धीरूभाई सो गए थे। तो उन्होंने संदेश दिया था कि आपने जो काम बताया वो मैंने किया। नवाब शरीफ हवाई जहाज से उड़कर पाकिस्तान के बाहर चले, लंदन पहुंच गए। तो इसलिए वो घटना मुझे याद है। तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और मेरा उनका आशीर्वाद मैं जो बोला कि मैंने जब इंट्रोडक्शन में बताया, मैंने इसलिए साहब से ये घटनाएं, ये बातें बुलवाई। देश का परिवहन मंत्री होना बहुत आसान है, हो सकता आसान है, आजकल तो कोई कहीं से भी कूद कर बन जाता है कुछ भी। लेकिन नितिन गडकरी होना असंभव है। नितिन गडकरी एक ही हुआ और नितिन गडकरी एक ही होंगे। इसीलिए कि एक तपस्वी, जब मैंने एक बात बोली तो वो तपस्या वो भी थी कि धीरूभाई से लोहा मनवाना, बाड़ा साहब को बताना। ये ऐसे ही कोई साधारण सहज एक नेता, एक व्यक्ति, एक मंत्री हमारे सामने नहीं बैठा है। एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बैठी है और जब मैं बात करता हूं तो उसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। जब बहुत काम करता है ना आदमी, तो सबसे ज्यादा उसको सुनना पड़ता है। और अभी तो जो सरकार चल रही है पिछले 12 सालों से, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक मंत्री जिनको पैन इंडिया नहीं, ग्लोबली जिनको एक रिकॉग्निशन है, वो नितिन गडकरी जी हैं। क्योंकि दुनिया जब आती है, जब जितनी भी विकास के काम चल रहे हैं, जितना भी सब कुछ चल रहा है, वो अपनी आंखों से देखते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का विजन है, प्रधानमंत्री का साथ है, प्रधानमंत्री इन सब चीजों में काम करते हैं। सिर्फ सड़कें बनाने तक वो सीमित नहीं है। हम लोग कल साथ में दिल्ली से, नागपुर से दिल्ली आए। मुझे लगा मैं तो इतना थक गया हूं कि सो जाऊंगा। फिर मैंने दोपहर में देखा तो हमारे कौस्तुभ ने उठा के एक मीटिंग डाल दी कि साहब की ये लिंक चालू है। अब साहब रोड नहीं बना रहे हैं, अब साहब, अच्छा रोडों का मोनेटाइजेशन आप समझ गए, 15 लाख करोड़ रुपए साहब के पास अभी तिजोरी में। साजिद भाई आप याद रखो, अगली मूवी के लिए आपको देंगे। सर साजिद नाडियाडवाला जी भी आए हुए हैं, तो आपकी मूवी के लिए भी पैसा दे सकते हैं अगर आप उसमें पैसा वापसी की गारंटी दो तो। 15 लाख करोड़ साहब के पास है, इतना मोनेटाइज वो कर सकते हैं। साहब अब सड़क किनारे एक अलग दुनिया बसाने जा रहे हैं। सड़क पर साहब ने सब कुछ बना दिया, साहब अब हवा में सड़क बनाने जा रहे हैं। साहब वो MMTP, ये रोड, ये रोप वे, आप कल बता रहे थे वो मीटिंग में, मैं कौस्तुभ ने वीडियो डाला, मैं वो देख रहा था। 23 राज्यों से आपको डिमांड है, आप रोप वे बना लो। ये अब क्या, ये नितिन गडकरी 2047 है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं इंजीनियर नहीं हूं और मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं। मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हूं।
मैं 75 में जब एचएससी में था तो इमरजेंसी लग गई, और जब इमरजेंसी के खिलाफ मैं काम कर रहा था तो नेचुरली उस समय मैं 11वीं में था, तो मेरा पढ़ाई में उस समय ध्यान नहीं रहा हो, तो उसी संघर्ष में तो मुझे 52% एग्रीगेट मार्क मिले और साइंस में 49.26% मिले। तो प्रोफेशनल कॉलेज के एडमिशन के लिए 50% से ऊपर मार्क चाहिए। तो मैं इंजीनियर भी नहीं बन पाया, जो मेरे घर वाले फिर नाराज हुए। अब मैं 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं। अब ये जो मैं काम करते करते मुझे 17 डिलीट्स मिली, पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो अब ये जो बात हुई है रोपवे की, ये जो है कि पहली बात मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ना मैं साधु हूं, ना सन्यासी हूं, ना कोई योगी हूं, ना ये जो संजय जी बोल रहे इतना कुछ नहीं। मैं कॉमन मैन हूं, फुटपाथ पर खाने वाला, और थर्ड क्लास में 1 रुपया 5 पैसे में थर्ड क्लास का टिकट निकल के पिक्चर देखने वाले क्लास से आया हूं। हमारे यहाँ वो महल में राजविलास टॉकीज, नटराज टॉकीज और श्याम टॉकीज थे। और मुझे याद है एक शशि कपूर का पिक्चर आया था, आदमी और इंसान, शायद, हाँ यही नाम था शायद, शशि कपूर का था, किसी को मैं भूल गया हूं। तो वो उसमें मैं थर्ड क्लास का टिकट निकलने के लिए यहां से वो समय रखे वहां तक पैरे नीचे नहीं थे, हम लोग रश में जाकर पहुंच गए थे, इतना रश था। पहली बात तो ऐसी कि मुझे लगता है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, और यही पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं। और इसलिए मैं पहली बात आपको बताता हूं कि मैं रोड का काम ही नहीं करता, रोड टनल ब्रिजेस का काम ही नहीं करता। मैं 90% सामाजिक सेवा का काम करता हूं। मैं साड़ियां बनाता हूं। परसों एक घटना हुई एबीपी ने, मैं एक आदिवासी क्षेत्र में 1400 एकल विद्यालय चलाता हूं। 1800 टीचर है, चामुर्शी, एटापल्ली, अहेरी, पूरे महाराष्ट्र के कोने में, जहाँ नक्सल जहाँ जा नहीं सकते थे आप, वहाँ काम करते हैं। और उनके शिक्षकों को जब हमने गेटवे ऑफ इंडिया पे कार्यक्रम हुआ लेके आए थे, तो वो शिक्षक कह रहे थे कि कितना बड़ा तालाब है करके। यानी आप समझ लो कि वो लड़के शिक्षक कैसे होंगे, उनको मालूम ही नहीं कुछ। तो मैं उनके लिए हमको अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिला तो जैकी श्रॉफ और आशा पारेख जी, मैं उस समय अपने सुनील गावस्कर, काफी लोगों को मिले, सब लोग थे। तो आशा पारेख जी को मैंने कहा कि आशा जी आपको पता है कि मैं टसर सिल्क की साड़ियां बनाता हूं? बोले मुझे मालूम है। बोला आपको कैसे मालूम हुआ? बोले हेमा मालिनी जी मुझे आपने बनाई हुई साड़ियां दिखाई, बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा ये, बोले आप कैसा करते? बोला मैं महिलाओं को चिंधिया जो होती है उससे कारपेट बनाना और ये सिखाता हूँ। 5-6 हजार महिलाएं काम करती है, मेरा सोशल प्रोजेक्ट है। तो मैं ऐसे अनेक काम करता हूँ। MRI 1200 रुपए में, CT स्कैन 600 रुपए में, अब डायलिसिस फुकट में शुरू कर रहा हूँ, नो चार्ज। तो ऐसे मैं सेंटर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा में ही काम करता हूँ। और एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ, 4 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ। और मेरे यहाँ ये संजय को पता है, मैंने इनको 1-1 किलो का प्याज हुआ और 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ, ऑर्गेनिक। तो ये अलग अलग प्रकार की मेरी पैशन है, उसी में मैं अच्छा काम करता हूँ। मैं राजनीतिक काम नहीं करता, मैं पोस्टर बैनर नहीं मैंने चुनाव में लगाया। और मैंने लोगों को कहा कि मेरे एजेंडा पे चलेगा, तुम्हारे मर्जी से नहीं। तुमको पटता है तो वोट दो, नहीं पटता है तो मत दो। जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। और जात पात की बात करेगा उसको ठोकूंगा लात, ये भी बोल दिया। और लोगों ने मुझे चुन कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि मैं थोड़ी जन्मभर हूं, जब कुछ देना दे उन्हें, बाद में किसी और को देना। पर मुझे अगर चुन कर दिया है तो मैं जितना ईमानदारी से अपना घर परिवार संभाल कर आपका सेवा कर सकता हूं, देश के लिए, समाज के लिए मैं काम करूंगा। और दिस इज द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड इट। और मैं करते रहता हूं, और यही मेरी भावना है, और यही राजनीति की सही व्याख्या, ऐसा मैं समझता हूं। और इसी के कारण काम करते करते बड़े बड़े काम हो गए। अभी
वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल जोजिला, वो 14 किलोमीटर है, कारगिल के नीचे है, अमरनाथ बाबा नीचे से देखता है, -8 डिग्री का टेम्परेचर है, और वो टनल बन गई वहां, मुश्किल है 3-4 महीने काम कर सकते हैं। बाजू में झेड़मोर बनी, तो लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर को जोड़ने वाली, और अभी वो रोड लगभग पूरा हो जाएगा। 6 महीने बंद रहता था, अब पूरा साल भर चलेगा। और इतना ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आप मनाली गए होंगे, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब वहां अटल टनल बनी, 8 मिनट में जाओगे आते बाहर। अटल टनल से आने के बाद सही हिमालय है, वहां हम लोग 6 टनल बनाकर आप जोजिला लद्दाख ले आओगे। लद्दाख लेह से जोजिला टनल से झेड़मोर टनल से श्रीनगर आओगे, फिर श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 24 बना दिए। और वहां से आने के बाद जब कटरा है, वैष्णो देवी माता वैष्णो, उसके पहले एक कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, वहां से अमृतसर होकर दिल्ली आओगे, और दिल्ली से आप दिल्ली मुंबई हाईवे से डायरेक्ट सूरत, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, पूरे साउथ को जाएंगे। तो अब मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। तो बंगलोर, चेन्नई से दिल्ली डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, उसमें से लगभग रोड 70% अब पूरा होते हुए आया है। अब ये रोड पूरा हो जाएगा तो नेचुरली मुंबई, पुणे का, कोल्हापुर, सोलापुर का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम भाषण में बोलते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब मुझे खुशी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बना, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत भाग्य का विषय है। और जब ऐसे रोड बनते हैं तो अब कभी कोई नाराज भी होते हैं। अभी मैंने दिल्ली से देहरादून बनाया, 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हुआ, फ्लाइट बंद। मुंबई से पुणे जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट थी, अब फ्लाइट बंद, नेचुरली उनका नुकसान हुआ। अब दिल्ली से जयपुर 5 घंटे, 4.5 घंटे, अब 2.25 घंटे में फ्लाइट बंद। अब धीरे धीरे बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में होगा, 2 महीने के बाद, तो फ्लाइट बंद। बेंगलोर से मैसूर 4 घंटे लगते थे, अब वो केवल 45-50 मिनट में होता है, फ्लाइट भी बंद। अब दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट हो गया। ऐसे देश में अभी इतने हाईवे बन गए, और उसके कारण नेचुरली फ्यूल भी बचेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी आएगी, और टूरिज्म बढ़ेगा। अभी जैसे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून हमने रोड बनाया, तो जो रोपवे की बात कर रहे हैं, तो अब रोड हम बना रहे हैं, अब हम हवा में रोपवे बना रहे हैं। मैं एक ही चीज बताता हूं कि हम बद्रीनाथ का रोपवे बना, केदारनाथ का रोपवे बना रहे हैं, काम ऑर्डर दे दिया, काम शुरू हो रहा है, 5,000 करोड़ का है, और मेरे पास फाइल आई कि 5,000 करोड़ मंजूर करना है। मैंने फाइल वापस लौटाई और मीटिंग बुलाई कि क्यों आप इसको कर रहे हैं, हम इसको बीओटी पे करेंगे, जाने के लिए जो खर्चा लगता है उससे थोड़ा कम खर्चा रख के लोग रोपवे में जा सकेंगे, ऐसा मॉडल तैयार करेंगे। और हमने टेंडर निकाला, अब जिसने टेंडर जीता है वो 5,000 करोड़ खर्चा कर रहा है, हम 1 रुपया भी नहीं कर रहे हैं। पर यहां कहानी समाप्त नहीं होती, वो 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके साल के 800 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमको दे रहा है, 800 करोड़ रॉयल्टी। तो मैं देश में ऐसे 365 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे उज्जैन में, दुनिया भर में बना रहा हूं, देश भर में, सब जगह। और अब मेरा सपना है कि रोड के ऊपर में मैं ऐसी सिस्टम बनाऊंगा कि पॉन्ड्स में बैठकर लोग इधर से उधर जाएंगे। और मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज उस समय लाया था, मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर से मैं उड़ा, और ऊपर उड़ने के बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरा, सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ा, फिर पानी पे उतरा, और वहां एमपीबीएस सी प्लेन जो पानी पे भी उतरता है जय में, वो भी शुरू करना है। फिर ये पॉन्ड टैक्सी शुरू करनी है, और ड्रोन का भी विकसित करना है, ये प्रोसेस में है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बदलती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं अक्सर 2 बातें कहता हूं कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल,
and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात मैं कहता हूं, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. ये दिल्ली में 4 टेकड़ियां है कचरे की, गाजीपुर की टेकड़ी है, हमने 80 लाख टन कचरा लीगेसी वेस्ट ये UR2 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में डाली, अहमदाबाद डोलेरो रोड में डाली, और 2027 समाप्त होने के पहले पूरे देश की लीगेसी वेस्ट हम रोड में डाल देंगे। और अभी हम टॉयलेट का पानी बेच रहे हैं, ये नागपुर का ही है संजय, 9 साल से हम टॉयलेट का पानी बेचकर, आपको कल्पना नहीं होगी, हमको 325 करोड़ साल के नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टॉयलेट का पानी बेचकर मिलता है। तो वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, इसके आधार पर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम नए नए सुधार कर रहे हैं। कुछ हुए हैं, कुछ प्रोसेस में है, और कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कुछ वर्ल्ड में है। हम देश में जो भी वर्ल्ड में अच्छा होगा वो देश में लाएंगे, और देश के जो हमारे यंग टैलेंटेड लड़के हैं जो स्टार्टअप में है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो अच्छा काम करते हैं। इसी से काफी चेंजेस आए, आगे भी आएंगे, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेंगे। यही हमारी सबकी महत्वाकांक्षा और इच्छा है। मैं इसलिए साहब को क्या ये दिल से बोलते हैं ना साहब, उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, भारत को अगला नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध कराने का। साजिद नाडियाडवाला जी, मैं आपको और भूमि आपको, आप दोनों ध्यान से सुनो, बाकी तो सुनेंगे ही। अमिताभ बच्चन जी पहली बार पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किए, घर पहुंचे, गडकरी जी का नंबर ढूंढा 727155, आपल्या महालातला नंबर सर, लैंडलाइनचा नंबर, और फोन किया, बोले नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं? तो बोले हाँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। तो बोले साहब, बोले समझ गया कोई तो भी प्रैंक होगा करेगा, नहीं ठीक है, रॉन्ग नंबर, नहीं नितिन गडकरी जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मुझे तो लोग 100-200 साल में भूल जाएंगे। बोले आपने ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनाया है ना, इससे आपको पीढ़ियां याद करेगी। बोले साजिद भाई, मैं और आपके आने के पहले भूमि सुन रही थी जब मैंने बोला कि वो सचमुच महानायक है, और इस सिर्फ इंफ्रा के महानायक नहीं है, वो अपने घर में, अपनी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, और ये जो भारत में महाभारत चल रही है साहब, एक वो प्रश्न है, ये सबके हिस्से की जो, यानी आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये वो महाभारत के युधिष्ठिर जैसा व्यवहार होता है। यानी आपका लेना देना नहीं, फिर भी वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हिस्से की जो ये इथेनॉल की कहानियां हैं, ये क्यों सुनाई पड़ती है? और ये इथेनॉल को लेके ऐसा क्या, ब्राजील इतने साल से चला रहा है, उनको कुछ नहीं हुआ, ये हमारी गाड़ियों में क्यों चींटियां लगने लगी? क्या हमारी चींटियां ज्यादा एक्सपर्ट हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इस विषय को अच्छा हुआ आपने निकाला, इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में 23 लाख करोड़, ये देश में हमारा फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल, डीजल और गैस का इंपोर्ट है, 23 लाख करोड़। ये देश के इकोनॉमी से बाहर जाता है, यानी टोटल हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट 87% हमारी एनर्जी इंपोर्ट होती है। और मुझे एक बात बताइए कि हम पूरी तरह, जैसे अभी लड़ाई हुई, हम विदेशी देशों पर निर्भर हैं। आपको पता है कि गैस की स्थिति कैसी हुई अभी लड़ाई के कारण। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे देश के 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए, किसानों को 2 पैसे मिलने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए? क्या मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। दिल्ली में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, 10-10 साल की उम्र कम हो सकती है, ऐसी स्थिति है। क्या ये पोल्यूशन से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात मैं 2004 से कर रहा हूं। इट इज ए मिशन ऑफ माई लाइफ कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बात होनी चाहिए, और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात मैंने की। इथेनॉल पे आखिरी में आता हूं। पहले मैंने इलेक्ट्रिक
स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की, तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट आवर थी। अभी आपके यहाँ जो सज्जन आए थे इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, सोनवाल जी, तो एक समय 150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो कीमत अब $50 पर किलोवाट पर आवर हुई। अब लिथियम आयन बैटरी में हमने सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, बैटरी केमिस्ट्री बदल रही है। हमारे यहाँ दिल्ली IIT के एक इंजीनियर को अवार्ड मिला, उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी डाली, उसको फोर्ड कंपनी का अवार्ड मिला है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब लोग इलेक्ट्रिक कार जब पहली बार लाई, तो आपके जैसे एक मीडिया के कार्यक्रम में एक मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रोड पे बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर या कुछ है, इलेक्ट्रिक का कुछ, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। अब इनकी गाड़ी कभी बंद हुई क्या? नहीं हुई। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार आई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आया है, मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। अब मैं आज ये जहां इस गाड़ी में आया हूं, इस कार्यक्रम में, वो हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। ये टोयोटा की गाड़ी है, मिराई नाम है। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और ये गाड़ी जो है ये हाइड्रोजन पे चलती है। अब हाइड्रोजन कैसे होता है? तो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से हाइड्रोजन निकलता है। फिर दूसरी बात, जो हाइड्रोजन बनता है, जो कोल है, कोल से मीथेन, मीथेन से हाइड्रोजन बनता है। और तीसरा जो मेरा सपना है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और जो हमारा कीचड़ है, कचरा है, गोबर है, इससे भी बायो CNG बनता है। इससे मीथेन के साथ बायो CNG बनेगा या हाइड्रोजन बनेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का फ्यूचर है, इसलिए मेरा ही नाम है भविष्य। और अगर हाइड्रोजन हमारे देश में बनेगा तो हम एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। अभी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, सब जगह पर कोयला और पेट्रोलियम के बजाय हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होगा। स्टील में हाइड्रोजन यूज होगा। और ये अमोनिया, हाइड्रोजन अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो देश में कितना बड़ा रोजगार तैयार होगा। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। फिर इसके बाद में आया बायो CNG। अभी दिल्ली में कितनी पराली जलती है, राइस स्ट्रॉ। पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन राइस स्ट्रॉ अभी जलता था। और मैंने इसके ऊपर मैं खूब प्रमोट करता हूं। तो उसमें यह पराली से 5 टन ऑफ पराली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। इस पे ट्रैक्टर चलती, कार चलती, स्कूटर चलती। मैंने बजाज कंपनी की 2 व्हीलर मोटरसाइकिल लॉन्च की CNG के ऊपर, गैस के ऊपर। और राजीव बजाज ने मुझे कहा कि अगर हम पेट्रोल पे ये मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पर किलोमीटर खर्चा ₹2.40 आता है, और CNG पर चलाते तो ₹1 आता है। क्या प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? पेट्रोल डीजल का प्रदूषण सबसे ज्यादा है। और इसलिए CNG, अभी ये पानीपत में एक प्रोजेक्ट खुला है इंडियन ऑयल ने, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पराली से, राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल बन रहा है। 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है, डांबर बन रहा है। और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बन रहा है। और मेरा कंसेप्ट ये कि हमारा देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बना है। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता बना है। बिटुमिन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता बना है। हवाई ईंधन दाता नहीं, अगर हाइड्रोजन दाता बनेगा तो इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भविष्य बदल जाएगा। आज हमारे देश में चावल सरप्लस, वर्ल्ड में है नंबर 1 पर है। इतना चावल हमारे देश में तैयार होता है, भाव नहीं बढ़ रहे क्योंकि प्रोडक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई सरप्लस। शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, वीट सरप्लस। तो किसानों को भाव नहीं। अभी जब हम लोग ये जो, वैसे भी छूट जाओ ये बात बताओ, डांबर, अब हमारे देश में 120 लाख टन डांबर लगता है। उसमें से हमारी रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है।
और हम लोग 70 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। और संजय जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे NHI ने, हमारी CRI, सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ICCR इनकी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने नागपुर रामटेक, नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर गांव है, मनसर से कनान के बीच में 1 किलोमीटर रोड किसानों से परली से बने हुए बायो बिटुमिन को डालकर बनाया है। और वो रोड के बारे में लिखा गया है कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अगर ये किसान, ये परली का बिटुमिन बनेगा, कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, बगास, परली सब बायोमास का बनेगा, तो देश को बिटुमिन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पैसा किसानों के हाथ में जाएगा, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा। और मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि 30% यूज रबर टायर की पाउडर, 7% प्लास्टिक वेस्ट डालकर ये डांबर बने और ये रोड में यूज होगा, तो देश का इंपोर्ट भी बचेगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी और कचरा भी नहीं रहेगा देश में, प्रदूषण भी नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि इसी से बायो CNG बन रहा है और इससे 4000 प्लांट देश में आ रहे हैं, उसमें से 400 शुरू हुए, ये पंजाब हरियाणा में है, इस पर ट्रैक्टर चल रहा है। तो हम लोग अल्टरनेटिव बायोफ्यूल में जब काम करें तो बायो CNG है। वैसे कोयले से मिथेनॉल बनता है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस, मैंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट, अशोक लेलैंड की बसेस थी, जो 25 बसेस 15% मिथेनॉल डाला। मिथेनॉल का रेट है 22 रुपए लीटर, और ये मिथेनॉल डालने से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, सर्टिफाई हुआ। अब आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाता है पर डे। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि आपका और नॉर्थ ईस्ट का पूरा ट्रक बस का ट्रांसपोर्ट 100% मिथेनॉल पर हो सकता है, अगर ये अशोक लेलैंड इन्हें बस बनाई, ट्रक बनाई, अगर यही आप यूज करोगे तो डीजल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे मरीन इंजन मिथेनॉल पे चल सकते हैं। तो इसलिए बायो CNG, मिथेनॉल, इसके बाद इथेनॉल आया। इथेनॉल जो है ये शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस से बनता है, मक्के से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, और बांबू से भी बनता है। आसाम में नुमालीगढ़ में बांबू से भी बनता है। अब इथेनॉल जो फ्यूल है ये ग्रीन फ्यूल है, और मेरे पास गाड़ी है 2 प्रकार की है। अब मैं आपको देश के नाम गिनाता हूं, जो अपप्रचार चल रहा है, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते हैं पेट्रोल में। स्वीडन में 10% डालते हैं। कनाडा में 5 से 10% है। फिलीपाइंस में 10% है। थाईलैंड में 10% है, और जापान में 10% है। और गाड़ियां कौन सी है? यही टोयोटो, हुंडई, यही मारुति सुजुकी, और यही सब गाड़ियां वर्ल्ड में है, इनमें डालते हैं। इसको कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। 2001 से साइंटिफिकली प्रूवन और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप जैसे अपनी यहाँ चीटियां क्यों लगती हैं? वही प्रश्न आपको पूछता हूं। ये तुम पत्रकार जरा झोंक के देखो। अब मैं तुमको पहला प्रश्न पूछ रहा हूं कि देश में किसको मक्खियां लगी इथेनॉल को, वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताओ। चुनौती है भैया, मैं तो सोशल मीडिया पर तुम बोलूंगा। पूछ रहे हो तो तुमको तो मालूम होना चाहिए ना, मक्खियां लगती करके बताओ। मैं तो साहब की तरफ से ओपन चैलेंज रख रहा हूं देश में कि साहब देखो, के साथ आकर बात कर सकते हैं इस नहीं, विषय नहीं। पर। इस विषय को देखो, पहली बात, कोई मक्खियां लगी नहीं है। मारुति सुजुकी कंपनी ने, चिल्लर कंपनी है क्या जापान की? टोयोटो चिल्लर है क्या? हुंडई चिल्लर है क्या? और ये कोई भी ऐसा एक दिन में चालू नहीं होता डालना, नहीं। इसके जो नियम है, इसके नियम बनाने का अधिकार मेरे पास है, ये लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को है, और इसमें हेवी इंडस्ट्रीज का भी रोल होता है। अब देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये वर्ल्ड की है। ये टोयोटो, ये जापानी बहुत स्टैंडर्ड है। वो ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया, तिवारी जी ने, अरे डाल दे भाई, पी ले भाई, ऐसा नहीं है।
वो 4 साल प्रयोग करते, एक्सपेरिमेंट्स करते, रिसर्च करते। इसमें 4 बातें हैं। इसमें डिजाइन, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन, होमोलोगेशन, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद कंफर्मिटी टेस्ट होती है। 4 साल लगते हैं इसमें। कोई भी टेक्नोलॉजी को आइडिया से लेकर प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करने के लिए 4 साल ट्रायल होती है। हमारे देश में वही ऑटो कंपनियां जो ब्राजील में है, और इसलिए वो उन्होंने ये सब ट्रायल की। और इसमें पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, इन इंस्टीट्यूट ने इसको सर्टिफाई किया। इसकी 2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई, फिर उसके स्टैंडर्ड मेरे मिनिस्ट्री ने तय किए, फिर उसको लॉन्च किया गया। अब इसमें दूसरा फर्क है थोड़ा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, कि E20 हमारा है, इसमें एक भी तकरार नहीं। मारुति, सुजुकी, टोयोटो, इन सब ऑटोमोबाइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा एक भी तकरार नहीं है। उनके पास 40% शेयर पेट्रोल व्हीकल में सुजुकी का है। एक भी तकरार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जापान की वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी सुजुकी के चेयरमैन ने कहा, टोयोटो के चेयरमैन ने कहा। फिर ये पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तो टोयोटो ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी तो देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे। फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटो कंपनी ने। कोई मक्खी लगी नहीं। ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने कहा क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं, और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार माने, बताइए कहां है। कोई गाड़ी नहीं है। प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। अब एक देखो, इससे दुखी कौन है मैं आपको बताता हूं। नहीं तो ये प्रोपोगंडा उन्हीं का है क्या जो हॉर्मुज में अभी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जो देखो, इनको लगता है कि नितिन गडकरी अभी अगला शेख हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है, इसमें ऑयल कंपनियां भी टेंडर निकालती है। ये सप्लाई करने वाले ये भी एक बड़ी लॉबी है। और ये देश आत्मनिर्भर बनना उनके लिए अड़चन का ना, उनका दुकान तो बंद होगा ना। अगर पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा, भारत स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण समाप्त होगा, और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन, ये सब आएगा, तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो उनका तो दुकान बंद होगा। तो नाराज तो होने वाले लोग है ही। अब जैसे एक पेपर चलता है, सब एडवर्टाइजमेंट उसको मिलती है। अब 50 पेपर तैयार हुए तो उसका शेयर कम होता है, तो कोई पेपर वाला दूसरे पेपर का स्वागत करता है क्या? नहीं करता। कोई टीवी वाला दूसरे टीवी का स्वागत करता है क्या? नहीं है। कोई अच्छी अभिनेत्री, भूमि जी को पूछता हूं, वो दूसरी अभिनेत्री की तारीफ करती क्या? भूमि किसी को नहीं बुलाएंगे। देखिए, वो करती होगी। प्रॉब्लम यह है कि किसी के सक्सेस में शरीक होना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके कारण कुछ लोगों को नुकसान होता है, और जिस पेड़ को फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। मुझे चिंता नहीं, मैं डरता नहीं इस बात से, इसलिए हमने आपको बोला। अब दूसरी बात, बोले मैं बेनिफिशियरी हूं। अब मैं बेनिफिशियरी, मैं तो पेट्रोल की बात, पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, इथेनॉल की बात कर रहा हूं, मिथेनॉल की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक में इनका मेरा कोई, इनका शेयर होल्डर क्या मैं? ये इनका धंधा बढ़ा, इन्होंने फैक्ट्री मेरे कारण शुरू की। मैं अगर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाता तो इनकी कौन सी गाड़ी कौन लेने वाला था? अब आप बोलोगे कि इनके कंपनी में नितिन गडकरी सुप्त पार्टनर है, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है। मैं मेरे खेती में गेहूं लगाता हूं और आप मुझे रोटी खिलाई, तो मैं बेनिफिशियरी क्योंकि मैं गेहूं लगाता हूं। ऐसा होगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री है। अब मैं तो देखता नहीं, लड़के देखते हैं। उसमें अल्कोहल बनता है, बॉटलिंग प्लांट है, और टोटल 1500 करोड़ में वो 550 कंपनियां हैं। पेट्रोलियम कंपनियां टेंडर निकालती है, कैबिनेट उसका रेट तय करती है, और उसमें से जो 1 करोड़ 27 लाख लीटर यानी 0.07%
550 कंपनी में से हमारा योगदान, वो मेरे लड़के का इसका योगदान है। अच्छा, वो ना ले तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूं, मैं इथेनॉल के, हमारी कंपनी डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि बॉटलिंग प्लांट है। तो ये पूरा झूठा प्रचार है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो क्या मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इलेक्ट्रिक की तैयार कर रहा हूं, मैं मिथेनॉल की बात कर रहा हूं तो क्या मिथेनॉल तैयार कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के साथ दुनिया भर के अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूं। इसलिए करता हूं कि मैं चाहता हूं भारत आत्मनिर्भर बने, मैं चाहता हूं कि देश का प्रदूषण समाप्त हो, मैं चाहता हूं कि इस देश का किसान आत्महत्या न करे। वो इस देश का किसान केवल इथेनॉल से, मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। और जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कीमत 2800-2600 रुपए क्विंटल हुई और यूपी और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो क्या मेरे जेब में गए क्या ये उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब किसान समृद्ध संपन्न बनना नहीं चाहिए? उनके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज नहीं बनने चाहिए? अगर ये उद्दिष्ट रखना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूं। बांबू आसाम में बनता है, उसकी कोई कीमत नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बांबू काटकर उससे अगर इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल अगर कल वो रुमालीगढ़ की रिफाइनरी बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देती है, अभी तक नहीं हुआ है, पर मैंने सुझाव दिया है कि उसमें इथेनॉल डाल के भेजो, उनका रेट भी कम होगा और वहां के युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या यह करना देश के लिए गुनाह है? और ये क्या मैं कर रहा हूं? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है। जानबूझकर झूठी कहानियां बताकर पेड न्यूज बनाकर होता है। खैर, उनका दखल देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कोई प्रिंट मीडिया छापता नहीं, कोई टीवी मीडिया छापता नहीं, कोई उनके साथ नहीं है, पर रोज झूठी गाड़ी दिखाते, पानी डालते। मेरा इन सबको आह्वान है कि मेरी वेबसाइट है, मेरा डिपार्टमेंट नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है और जो भी कंपनी की गाड़ी है उसके डीलर को आपकी गाड़ी जो है इसकी तकरार करिए, गाड़ी वहां सबमिट करिए, एक तकरार मेरे पास भेजिए, मैं उसके टेस्टिंग के डिपार्टमेंट मेरा इंचार्ज है, और एक भी गाड़ी खराब होती है तो मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूं। हम लोग इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे। ना मक्खी है, ना गाड़ी गड़बड़ हुई है, ये सब झूठा प्रचार है। और मुझे लगता है अगर कोई होगा तो आगे आए, और आप भी नव भारत से आह्वान करो कि आओ सामने और करो तकरार, हम तैयार है उसके लिए। कोई झूठा काम नहीं होगा, देश के हित में काम होगा, पर्यावरण के हित में काम होगा, इकोनॉमी के हित में काम होगा, युवाओं को रोजगार निर्माण करना इसके लिए काम होगा, किसानों के हितों के लिए काम होगा। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। यही हमारा भाव है, यही विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद इथेनॉल पर होने वाली जितनी भी सोशल मीडिया कॉकरोच टाइप की जितनी भी हरकतें हैं, नहीं, वो होता रहेगा। अरे भाई, जो डाल रहा उसको माल पानी मिलता है ना, उसका भी रोजगार है। उसका भी दुकान आप बंद करा दें। मुझे ऐसा लगता है कि इथेनॉल पर होने वाला, लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे पास आई है, ये गाड़ी दिखाइए कोई भी। ये एक ओपन आह्वान है सभी से, आप सभी से भी जो यहां मौजूद है। आप लोग सब बहुत इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, अपने अपने फील्ड में हैं। जो जिस तरह का नैरेटिव इथेनॉल को लेकर हो रहा है, क्योंकि अब तो साहब हाइड्रोजन की गाड़ी में आ रहे हैं, आप में से कम लोगों को मालूम होगा, मुझे पता है। अभी एक है वो 4 साल वो हाइड्रोजन की गाड़ी, पानी से हाइड्रोजन तैयार होता है। मैं आया हूं लेके, आप कार्यक्रम के बाद देखना, गाड़ी मर्सिडीज से अच्छी है, बहुत सुंदर गाड़ी है। फिर ये इनकी भी दुकान में नहीं निकलता। फिर तो बोलेंगे पानी तो गडकरी के घर का होगा, हाइड्रोजन बनाया तो गडकरी बेनिफिशियर है क्योंकि अपने घर के पानी से बनाना। कौन किसका जवाब दे? नहीं, मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही आप सभी से कि इथेनॉल को लेकर जो कुछ भी आज मुझे लगता है साहब ने ये विकसित भारत का साहब ये एक्चुअल ये कंसेप्ट। देखिए संजय जी, एक सिंपल बात बता रहा हूं, ये फिल्म वाले बैठे हैं, इनकी फिल्म देश में चलती अच्छा ही है, पर इनकी फिल्म अगर फॉरेन में चलती है और अगर ये डॉलर में कमाते हैं और वो पैसा देश में लाकर बंगला खरीदते, प्लॉट खरीदते, गाड़ी खरीदते, तो जीएसटी किसको मिलेगा? देश को। रोजगार किसको मिलेगा? देश को। तो देश को मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा इंपोर्ट खत्म करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना, $5 ट्रिलियन की, यही मोदी जी बोलते हैं
और यही हमको करना है, और प्रदूषण को नष्ट करना है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूं। मैं दिल्ली में 1,60,000 करोड़ के रोड, टनल, ब्रिजेस बना रहा हूं दिल्ली में, ताकि दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% एयर पोल्यूशन। क्या वो कम नहीं करना मेरा कर्तव्य नहीं है? तो वही बात है, उसमें कोई ऐसा इंटर। मुझे लगता है, पर ये हाइड्रोजन की गाड़ी आप भी देख लेना। नहीं, मैं तो बाहर देखा, मेरा तो सबसे आग्रह रहेगा कि आप हाइड्रोजन अरे की ये गाड़ी क्यों आई ये भी बता देता हूं। हाँ, वो एक किस्सा। ये मेरी पत्नी एमएससी है, तो एक बार मैं जब हाइड्रोजन की गाड़ी का कोई मेरे काम से उनके घर में किसी का कोई संबंध नहीं रहता, तो उसने बोल रहे, आप बोल रहे हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी बनेगी। हाँ, क्या बात कर रहे बोले आप? मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता। बोले घर में ही चैलेंज, तो आपके लोगों का क्या बैठने वाला है? घर में ही चैलेंज। हाँ, तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया, टोयोटा इंडिया के मालिक थे। अब विक्रम, मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोला मैं कहां से लाऊं? बोला तू कहीं से ला, मेरे को चाहिए। बोला मेरे पत्नी ने मुझे चैलेंज किया है, और मैं इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स, 100% इथेनॉल और हाइड्रोजन तीनों गाड़ी में घूमता हूं। मेरे घर में तीनों गाड़ी अभी है। जिसको संशय है वो कार्यक्रम के बाद मेरे घर पे आ जाना और तीनों गाड़ी में चक्कर मार लेना। तो जब मैंने उसको कहा तो उसने गाड़ी लाई। वो गाड़ी मेरे पास है। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं, मर्सिडीज से अच्छी है। अब हाइड्रोजन के ट्रक आ रहे। मैंने अभी टाटा के हाइड्रोजन पे चलने वाले ट्रक लॉन्च किए, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, और अभी एक नया ट्रक लाया आईसी इंजन में, यानी डीजल पेट्रोल के इंजन में हाइड्रोजन डाल के वो ट्रक लॉन्च किया। अब हाइड्रोजन की बसेस आ रही है। अब नागपुर में, आपको बता रहा हूं, तो चला भी नहीं, अब नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा हूं। हाइड्रोजन तैयार होगा, बसेस में भरेंगे और बसेस चलेगी। फिर ऑफिसरों की दुकान बंद होगी, उनका क्या करेंगे? उससे फिर वो आपके पीछे मक्खी नहीं बैठेंगे? हाइड्रोजन पे मक्खी नहीं बैठेंगे। एक देखिए, कोई इतने इथेनॉल बनाते हैं, 550 फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो भी मक्खी आई है क्या पूछो। कोई कुछ भी बोल देते हैं। तो खैर, उसमें ये कैसा है कि क्षमा मांगता हूं भूमि जी की, वो फिल्म एक्ट्रेस सुंदर होती है, और जब वो हंसती है तो एक हिंदी की कविता बनाई थी। तो उस समय हमारे यहाँ भी पान ठेले पर एक जापानी गुड़िया का एक फोटो रहता था। आजकल नहीं दिखता वो। कोई किसी भी एंगल में खड़ा रहे, वो आंख मारती थी, तो सबको लगता था मेरे तरफ ही आंख मार गई। तो ये कभी कभी सबके बारे में लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ गॉसिप होते रहता है। ये कोई दिखने लायक नहीं है। एक साहब, आपको ऐसा लगता है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं और कई बार आप अपने सार्वजनिक मंच से और इस तरह मीडिया के कार्यक्रमों में आपने वो नाराजगी जताई है, बहुतों की दुकान ग्लोबली, शेखों की, पेट्रोल डीजल इनकी सबकी दुकान बंद होती रहती है, ये ऑफिसर आपके अनुरूप क्यों नहीं होते? ये ऑफिसरों को क्यों ऐसा लगता कि यानी वो कहां चूक जाते हैं, कहां वो डीपीआर, एक आध बार आपने डीपीआर को लेकर नाराजगी देखिए जताई। साहब, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। अगर आप मुख्य संपादक हैं तो एक एक शब्द के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके वार्ताहरों से अच्छा काम करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपने ठीक नहीं किया तो निमिष जी का आगे का काम है क्या करना है। वो फिर इधर बिल्कुल। अब मैं मंत्री हूं, उसका बंदर वही नचा है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू गेट इट डन। मुझे बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार एक एक्रिलिक शीट पर लिख कर दिया था। मैं ऐसे ही बोलता था, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। बोले नितिन इधर आओ, ये लो पकड़ो हाथ में। बोले क्या लिखा है? उसमें लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये बड़ा साहब ही लिख सकते बड़ा साहब ने दिया था। बोले मेरे पास मत आते जा, तू अपना प्रॉब्लम तू सॉल्व कर। और मैं वही काम करता हूं। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और मैं मंत्री हूं, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूं, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है, और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे एक समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने उसका रेटिंग किया। अभी सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर दड़े हुए अब सब काम में लग गए, क्योंकि मुझे पूरा एक्सरे मशीन आ गई रोड की मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा काम ठीक से करना चाहिए, और इसलिए मैं किसी की तकरार नहीं करता। आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ माई डिपार्टमेंट। आई एम ए पॉलिसी मेकर।
और इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। समस्या जो भी हो, पॉजिटिविटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ मैं सॉल्यूशन निकालकर परिणाम निकालूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया, जनता ने मुझे चुन कर दिया और मेरे परफॉर्मेंस की परीक्षा लेने वाले आप लोग हैं। अगर मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मुझे बदल देंगे। तो इट इज माई मोरल, लीगल, लॉजिकल, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम मैंने स्वीकार किया है वो काम मैं ठीक से करूं, वो मैंने करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो तीन छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, फिर साहब को ये करते हैं। आप में से कम लोगों को मालूम होगा कि साहब हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं। एक बार मैं और साहब चंडीगढ़ उतरे, चंडीगढ़ से फ्लाइट किए, फिर दिल्ली उतरे, फिर दिल्ली में बहुत बोर हो गए। हम मणिपुर गए थे उस दिन साहब, पिछली बार प्रचार में गए थे मणिपुर। फिर साहब बहुत थक गए, बहुत बोर हो गए, फिर दिल्ली में उनकी कार में एयरपोर्ट पे बैठे और घर आ रहे थे। साहब एक बार वो गाना आतिफ असलम वाला फिर से सुना दीजिए ना। गाना तो नहीं सुनाऊंगा, अरे सुना दीजिए। पहले मुझे कोई पूछता नहीं तो गाना सुनाता था। आजकल मेरा गाना कहीं भी रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर, टीवी पर चला जाता है। नहीं, यूट्यूब गाना सुनना और गाना ये मेरे व्यक्तिगत आनंद का विषय है। नहीं, ये व्यक्तिगत और ही मैं आनंद इतना है। बड़ा कलाकार नहीं हूँ कि जो मैं गाना का नहीं, वो साजिद नाडियाड वाला बाथरूम पिक्चर सिंगर बनाएंगे अपने ऊपर, धुरंधर 7-8 वगैरह कुछ मैं बनाएंगे। बाथरूम सिंगर हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो आतिफ असलम का गाना था ना, तेरी मेरी नहीं, वो एक सलमान खान की बहन थी, कुछ तो भी एक गाना था साहब, फतेह अली खान, तेरी मेरी क्या प्रेम कहानी। हाँ, कपूर, अपनी करीना कपूर के ऊपर गाना, कंगना कपूर। और वो साहब गाना ने मैं ना सुन रहा, इतना अच्छा पर मैं गाया। महाराष्ट्र में गुरु ठाकुर करके भी है और अजय अतुल का है। हाँ, उनकी बहुत गाने बड़े, देखो गाना केवल संगीत से नहीं होता, कवि के जो शब्द होते हैं वो बड़े ताकतवान होते हैं। वो जो गुरु ठाकुर का अभी जो गाना है, वो गाना पिता के ऊपर है। वो इतना सुंदर गाना है कि गाना जब आप सुनते हो तो आपकी आंखों से में पिताजी की याद आती है। बहुत सुंदर गाना है। तो मैं गानों का आनंद लेते समय मैं उसके जो शब्द होते हैं उसको भी सुनते रहता हूँ। और मैं अलग अलग प्रकार के, मुझे अरिजीत सिंह भी पसंद है, गुलाम अली भी पसंद है, मैं गजल भी सुनता हूँ, मराठी अरुण दाते से गाना गाता हूँ, श्रीधर फड़के के सुनता हूँ। और मैं इसीलिए तो नागपुर में हम सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था कि पिछले 10 सालों से, 11 सालों से, 9 सालों से साहब ने नागपुर में एक कल्चरल क्रांति शुरू की। मुझे लगता है 15 से 20 दिन का वो कार्यक्रम होता है और ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसने, जो हमारे नागपुर के आंगन में आया नहीं है। और ऐसा कोई कवि सम्मेलन नहीं, ऐसा कोई कवि नहीं, ऐसा कोई गायक नहीं, ऐसा कोई परफॉर्मर नहीं जो नागपुर में नहीं आया। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव, खासदार खेल महोत्सव, ये खासदार यानी सांसद, खासदार यानी सांसद साधारण है नहीं, इसीलिए असाधारण है। साहब एक प्रश्न मैं पूछता हूं, मैं आपको, मुझे पता है आप आंसर नहीं दोगे, फिर भी मैं पूछ लेता हूं। यदि कभी ऐसा हुआ कि आपको अनिल कपूर टाइप एक दिन के लिए बोला गया, एक दिन के लिए, भगवान करे आपको सैकड़ों दिन के लिए बोला जाए, एक दिन के लिए अगर बोला गया, 24 घंटे के लिए कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है, सुनिए तो मैं आप तो आप एक फैसला कौन सा, अरे मैं समझ गया, टाइम हो गया करके, कि वो फैसला कौन सा करेंगे? अभी तक मैंने आपको मित्र कहा था पर आप मित्र जैसा बर्ताव नहीं कर रहे। मैं राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और एक बार मुझे प्रश्न पूछा, पीबीसी में ही पूछा था जी, कि आप इतना काम कर रहे हो, बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत सोचते होंगे, और आप प्लानिंग करते होंगे। मतलब मैं कुछ नहीं करता। बोले क्या करते हो, क्या सोचते हो? मैं सच बताता हूँ। आज मेरे पास, मैं रोज सोचता हूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाना, दोपहर का भोजन क्या करना और रात को खाने के लिए क्या जाना। और मैं आजकल शेफ बन गया हूँ।
मैं बड़ी बड़ी रेसिपी देखते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ। मेरा 4 शेफ है पूना वाले ताज वाले शेफ को तो घर ही बुला लिए थे अपन। और मेरे पास अभी 4 शेफ है। मैं संतरे का सूप बनता है मेरा। संतरे का सूप, हाँ, भूमि आना, हाँ, तो बहुत मैं टेस्टी। एक्चुअली एक ही बात बता दूं, मुंबई खाने की जन्नत है। मुंबई मुंबई इज द कैपिटल, खाने के लिए सबसे अच्छा। और 2-4 दिन पहले मैं मुंबई में था, तो मुंबई में मैं जिस दिन मेरा सत्कार हुआ ओबेरॉय शेरेटन में, उस दिन भी मैं फुटपाथ पर ही गया था खाने के लिए। तो मुंबई में मैंने 101 दुकानदारों की भेल टेस्ट की है, और एक मेरा फेवरेट दुकानदार है, वो जो पुराना नटराज होटल है ना, अपना उस गली में। मैं शायद आपको लेके हाँ, ले गया गए था। थे ना, हम गए आजकल थे। मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा तो 50 पुलिस वाले सिक्योरिटी नहीं, वो रोड टू बंद व्हीलर कर पे भी ले जाते हैं अभी भी। तो वो भेल बहुत अच्छी है। मैं अभी खाना पीना आनंद से रहना, मैं भविष्य की चिंता करता नहीं। भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा दिया है, और जो कुछ मिला उससे मैं संतुष्ट हूं। और मुझे लगता है कि जितना मिला उतना अच्छा काम करते रहो, चलते रहो। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, बुरा कहा उसका भी भला, चलते रहना चाहिए। दैट इज द स्पिरिट ऑफ माई लाइफ। मैं जानता था कि मेरे को वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि लोकतंत्र की ताकत इतनी जबरदस्त है, जनता की ताकत इतनी सॉलिड होती है कि जो आज मेरा सपना है वो कल आप लोगों का भी होगा, जो आप लोगों का है वो पूरा भारत देखेगा। और ये आंसर गडकरी जी ने दिया नहीं दिया, एक दिन भारत की जनता ये उत्तर जरूर देगी। साहब, आप नवभारत के इस मंच पर आए, नवभारत नवराष्ट्र के इस मंच पर हैं। विकसित भारत ये लीडरशिप कॉन्क्लेव नवभारत ने पहली बार दिल्ली में किया, हम पूरे महाराष्ट्र में करते रहे। मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों का बहुत विस्तृत उत्तर आपने दिया, खासकर इथेनॉल को लेकर जो भी कोई कंफ्यूजन, जितना भी बड़ा कंफ्यूजन था वो आज दूर हो गया। फ्यूचर फ्यूल्स के बारे में आपने बताया, रोपवेज के बारे में आपने बताया। आप सबको मैं एक बात ये बता दूं, इतना सब करने के बाद भी वो गुरुवार की रात को नागपुर जाते हैं, शुक्रवार शनिवार इतवार अपने नाती पोतों के साथ नागपुर से 17 किलोमीटर दूर धापेवाड़ा में रहते हैं, खेत में रहते हैं, वहां प्रयोग करते हैं। हमारे जैसे कुछ जो जिनको वो मित्र होने का सम्मान देते हैं, उनके साथ रहते हैं, गोबर में रहते हैं, वहां मट्टी में रहते हैं, सब में रहते हैं। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो बहुत आदर्श के रूप में रहते हैं, वो एक आदर्श हैं। भारत आपको नमन करता है। नव भारत की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका।